हु सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? दोस्तों, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ये हमारा आंसर सही है। किसने नहीं की थी? महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी, नेहरू जी ने नहीं की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी नहीं की थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में की थी। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछ सकता है। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की थी? 1895 में। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और 1934 में। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की, तो स्वराज पार्टी है। कब की थी? 1934 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। एक, किस पार्टी ने, दूसरा, किस प्रथम संविधान की मांग स्वराज पार्टी ने करी। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। कब करी? 1934 में करी। और अब स्वराज पार्टी को किस पार्टी में विलय कर दिया गया? कांग्रेस पार्टी में बाद में। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया कि भैया स्वराज पार्टी के का गठन किसने किया था? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति। दोस्तों, औपचारिक रूप से संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय 1935 में। अब देखो, संविधान सभा से रिलेटेड हमारी 3 बातें हो गई है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? भाई संविधान सभा बनाओ, तो वो कर दी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में, है ना। फिर उसके बाद किस पार्टी ने, अब कोई पार्टी है जिसने भी संविधान सभा की मांग कर दी, तो स्वराज पार्टी थी, उन्होंने करी 1934 में। फिर औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसने कर दी? जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे हमारे मानवेंद्र नाथ रॉय 1935 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब संविधान सभा की मांग हो चुकी थी, संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। तो संविधान सभा का गठन करने के लिए हमारा कैबिनेट मिशन आया। कब आया? 1946 में। यहाँ क्वेश्चन हो गए कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आ गया। और कैबिनेट मिशन के तहत किस चीज़ का गठन किया गया? तो वो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत। मतलब कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी संविधान सभा में हमारे लोग आ गए। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य हमारे हो गए 389। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 389 हमारे टोटल सदस्य रहे हैं संविधान सभा में। अब कहाँ कहाँ से आएंगे? 296 तो हमारे आ गए निर्वाचित होकर ब्रिटिश भारत से। फिर बाकी रियासतों से आए 93, ये मनोनीत थे। अब ये 296 में भी हमारे प्रांतों से थे 292, और चीफ प्रांतों से 4 थे, जैसे अजमेर मेरवाड़ा जैसे प्रांत थे ना, चीफ प्रांत, उनसे ये हो गए। ठीक है, अब देखो 389 में हमारे 389 में से हमारे 93 घटा देंगे तो 296 आ जाएंगे। तो 296 हमारे निर्वाचित थे, ये 93 हमारे मनोनीत थे। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा का गठन हो गया, लोग सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या पूछ लेंगे कि भाई पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारतीय संविधान सभा में फिर कितने सदस्य रह गए? तो भैया हमारे 299 सदस्य ही रह गए। 300 में से एक कम कर दो तो 299 हो जाता है, और 299 ही हमारे सदस्य रहे हैं उस टाइम पे। कब? जब भाई पाकिस्तान चले गए लोग, तो वहाँ पे हमारे सदस्य बच गए, थोड़े कम ही बचे। फिर आगे ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, मतलब जिनका संविधान सभा से कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो वो थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य निर्वाचित हुई। दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? तो हमारी 15 महिला सदस्य हुआ करती थी जो भी निर्वाचित हुई थी। फिर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य कितनी थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हमारी बेगम एजाज रसूल थी। अब देखो, यहाँ से संविधान सभा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो गए, वापस डिस्कस कर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लिया मैंने ना। ठीक है, भारत पाकिस्तान संविधान विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? 299। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, है ना। फिर संविधान सभा में कुल महिला सदस्य निर्वाचित कितनी हुई? ये 15 हो गई हमारी। ठीक है, और फिर एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल। आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों संविधान सभा का गठन हो चुका है तो वहाँ पे बैठ के भी होंगे। तो पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, इतने तो नहीं करते हम, पहली और दूसरी या फिर अंतिम कर लेते हैं यार, लेकिन तीसरी बैठक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी चीज़ की वजह से, इसलिए उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्रथम बैठक है हमारी, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सदस्यों की संख्या थी 207। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं अपन, है ना। तो पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, फिर उस टाइम पे कितने लोग थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207। ये हो गए 3। अब ये क्वेश्चन इसको घुमा भी सकता है कि प्रथम बैठक के समय 207 सदस्य थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किन्हें चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बनाया है, यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, स्थायी उपाध्यक्ष बना दिया एस.सी. मुखर्जी को। दोस्तों अब क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से कि दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एस.सी. मुखर्जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का? तो दूसरी बैठक के अंदर 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये स्थायी सदस्य थे कि अस्थायी? ये स्थायी सदस्य थे। स्थायी उपाध्यक्ष को बनाया गया था एस.सी. मुखर्जी को। कब? दूसरी बैठक में। अब तीसरी बैठक डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन बना रहे हैं हम, है ना। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। या फिर ऐसे भी पूछ सकेंगे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, वो किन के द्वारा रखा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ने के बाद अंतिम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अंतिम इम्पॉर्टेंट रहती ही है। सबसे पहले पूछेगा अंतिम बैठक कब हुई? भाई संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसमें कितने सदस्य थे? 284 हमारे सदस्य थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं अपने हिसाब से कि 284 सदस्य कौन सी बैठक में थे? बता देंगे अंतिम बैठक में। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया? तो ये बता देंगे हम 24 जनवरी 1950 को। ओके, ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए। फिर अभी हम इस 24 जनवरी को कैसे याद करेंगे? फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था पूरे भारत में। तो अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरा लागू हो गया है। तो 24 जनवरी यानी कि 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। आगे बढ़ लेते हैं। अब राष्ट्रगीत और राष्ट्र ध्वज अपना लिया, हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपना लिया हमने, तो राष्ट्रीय ध्वज भी अपना लेंगे। तो कब अपनाएंगे हम? देखो स्वतंत्रता की थोड़े टाइम पहले 22 जुलाई 1947 को हमने स्वतंत्रता से पहले, हम तो 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हुए थे, तो उससे पहले ही हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी बना लिया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार और यह संविधान में अंकित हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? तो डेट है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 तैयार हो गया था बन करके। और 26 नवंबर 1949 में भाग 2 में नागरिकता भी उस टाइम पे लागू कर दी हमने। और टोटल समय कितना लगा है हमारे संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। टोटल हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था।
और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये चीज़ तो हमें बचपन से याद है कि 26 जनवरी हम मनाते आ रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया और उसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। संविधान सभा बनी तो वहाँ पे समितियाँ भी बनी, तो उनके अध्यक्ष भी बनाए गए। तो कौन कौन बनाए गए ये सब हम देख लेते हैं। संघ की बात करेंगे तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? क्योंकि जब स्वतंत्र हुआ था ना भारत, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि हम अगर संघ के संविधान बनाएंगे या संघ की शक्ति की बात करेंगे ना, संघ संघ मतलब पूरा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की बात करेंगे तो हम पंडित जी को याद कर लेंगे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति में हमारे अध्यक्ष की भूमिका निभाई। फिर आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो इन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया था, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान के एकीकरण में और जिलों और राज्यों के एकीकरण में भी इनका बहुत योगदान है। तो हम ऐसे याद कर लें, उस टाइम पे राज्यों को प्रांत बोलते थे, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष इनको बना दिया। मौलिक अधिकार और समिति का भी अध्यक्ष इनको बना दिया। अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बना दिया। ये अध्यक्ष अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और प्रांतीय तीनों ढंग से याद कर लेना, क्योंकि देखो आगे मैं उप समिति की बात कर रही हूँ। यहाँ पे उप अल्पसंख्यक उप समिति का एस.सी. मुखर्जी अलग हो गया ना इंसान। यहाँ पे तो अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई, यहाँ पे आप मतलब मात खाओगे कि भैया उप और समिति दोनों में ध्यान रखना है। हम यहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ टिक कर देंगे, यहाँ टिक करते हुए यहाँ टिक कर देंगे। इसलिए मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी से, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेरे मूल अधिकार मेरी जेब के ऊपरली जेब में है। कैसे याद करेंगे? मेरे मूल अधिकार ऊपरली जेब में है, यानी उप समिति की बात करेंगे तो ऊपरली जेब में है मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये बचपन से याद करते आए हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अब राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे, तो झंडा कौन फहराएगा? हमारा राष्ट्रपति। संचालन कौन करेगा? राष्ट्र का राष्ट्रपति। तो ये दोनों कैसे? झंडा समिति और संचालन समिति के हमारे अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारी समितियाँ बन गई, लेकिन हमने जब संविधान बनाया तो हमने दूसरे देशों से थोड़ी सहायता ली। अब क्या सहायता ली? उनसे कभी हमने शासन व्यवस्था ले ली, किसी से नागरिकता के नियम ले लिए, किसी से विधि के नियम ले लिए, या फिर न्यायिक पालिका कैसे चलानी है, स्वतंत्रता के अधिकार कैसे देने, ये सब हमने दूसरे देशों से ले लिए। तो किससे क्या लिया ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया? ब्रिटेन से ले लिया हमने संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, निधि के समक्ष समानता। क्या क्या ले लिया? संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समता। अमेरिका से हमने क्या ले लिया? अमेरिका से हमने ले लिया न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, मूल अधिकार और प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति। हमारा जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन। आगे बढ़ते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है? राज्यपाल की नियुक्ति ले ली हमने कनाडा से। आयरलैंड से क्या ले लिया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। दक्षिण अफ्रीका से क्या ले लिया? संविधान संशोधन की शक्तियाँ ले ली। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य ले लिए। दोस्तों, ये चीज़ें हमें बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे? हर चीज़ हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। क्वेश्चन बन गया भाई, सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य ले लिए भैया। संविधान संशोधन हमने किससे लिया? दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। अच्छा, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति किससे ले ली? आयरलैंड से ले ली। नीति निर्देशक तत्व किससे ले लिया? आयरलैंड से ले लिए। हमारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली? कनाडा से। कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति कब ली? संविधान बनाने टाइम ले ली। ठीक है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? प्रस्तावना की पंक्ति, मूल अधिकार ले लिया, जनहित याचिका ले ली, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब ले लिया। ब्रिटेन से हमने संसद शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, हम प्रस्तावना डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। दोस्तों, जब प्रस्तावना हमारा जो प्रस्तावित किया गया था उस टाइम पे ये बोला गया था कि ये भारतीय संविधान का दर्शन है। मतलब कि जो संविधान में हमारी बातें लिखी गई है ना, उन्हीं को शॉर्ट रूप में हम यहाँ पे बता देते हैं आपको ना। ठीक है।
तो तीसरी बैठक में प्रस्तावना, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बना ही लेते हैं। तीसरी बैठक कल हमने पढ़ी थी, तीसरी बैठक, पहली दूसरी तीसरी, नॉर्मली हम पहली और आखिरी पढ़ते हैं, लेकिन हमने तीसरी बैठक भी पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थी। क्यों इम्पोर्टेंट थी? उस टाइम पर संविधान का प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से बना लेते हैं ना। तीसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 13 दिसंबर 1946 को। एक क्वेश्चन बन गया हमारा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 2, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये हो गया। फिर कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। ये संविधान का प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में। और ये पारित कब हुआ था? पारित हमारा ये हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना में अंकित किया गया था। देखो, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन बना लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब हुआ? कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। और इसमें संशोधन में क्या किया गया था? 3 वर्ड जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों, संविधान में एकमात्र संशोधन हुआ, हमारा ये क्वेश्चन बन गया। कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। तो 1976 में हमारा संविधान संशोधन हुआ, तो इसको हम लघु संविधान भी कह देते हैं। और प्रस्तावना में संशोधन करके हमने क्या किया था? 3 वर्ड जोड़े थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। वहाँ पे हम धार्मिक लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा धार्मिक। भाई वो तो है ही नहीं, हमारे पास जो 3 न्याय दिए गए हैं उसमें हमारा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही है, धार्मिक है ही नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका के रूप में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमने पूरा ये जो प्रस्तावना है ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए और हमने पूरा पढ़ लिया है। इससे छोटा मैं कर नहीं सकती हूँ, फिर भी हम एक एक स्लाइड के थ्रू इसको वापस से देख लेते हैं ना। यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को, दोस्तों हम भारत के लोग भारत को एक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हम भारत के लोग भारत को, ये कहाँ पे है ये पंक्ति, तो हम बता देंगे भाई हमारी प्रस्तावना की पहली पंक्ति है। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, या फिर ऐसे बोलते हैं कि भारत के लोगों को कैसे संबोधित किया गया, तो हम भारत के लोग भारत को, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन से शब्द, जैसे प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे वर्ड है ना, इनसे रिलेटेड भी पूछता है कि भैया ये बता दो हमारे संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है या फिर है। तो हमें ये एज इट इज़ याद होनी चाहिए: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये पूरी लाइन भी हमें बहुत अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए।
फिर हमारे पास 3 प्रकार की न्याय दे दिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये न्याय की भी ये लाइन होनी चाहिए, एज इट इज़ वर्ड में कोई हेरफेर नहीं करना, एज इट इज़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म, इनकी स्वतंत्रता होगी। और उपासना की, हमें किस किस की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में? तो उपासना, प्रस्तावना में बताया गया है कि भाई उपासना की, धर्म की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की और विचार की। भाई हमें हमारे बोलने की, हमारे विश्वास की, हमारे धर्म की, हमारी पूजा की, सबकी स्वतंत्रता है। हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी देवी देवता को पूज सकते हैं, हम हमारे विचार रख सकते हैं, बशर्ते वो किसी को हार्म ना करे या फिर हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना हो गया। फिर हमें किस चीज़ की समता दी गई? प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। और प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखो हम सबको ये सारे संविधान में अधिकार तो दे दिए, लेकिन उससे व्यक्ति की गरिमा को नुकसान नहीं होना चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी हमारे ये सारे जो राइट्स है वो एप्लीकेबल है हमें, है ना। ठीक है, कब दिया इन्होंने? 26 नवंबर 1949 को, मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये वाली जो लाइन है ना, इसको भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। माघ से इसका महीना था, मिति शुक्ल सप्तमी थी, संवत 2006 विक्रमी था। तो और ये तीनों वर्ड है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये तीनों वर्ड भी हमें एज इट इज़ याद होनी चाहिए, तो मतलब चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है? दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा पहले तो ये था कि संविधान में चेंज नहीं कर सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कोई चेंज नहीं होगा। किसके थ्रू? बेरुबाड़ी जो विवाद आया था हाई कोर्ट में, उसके थ्रू तो एक है कि भाई मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसी के बाद केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में। 1960 में आया था बेरुबाड़ी वाद, जिसके तहत हम संविधान में या फिर प्रस्तावना में कोई चेंज नहीं कर सकते, ना कोई संशोधन कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती वाद के बाद हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है? केशवानंद भारती में। और इसमें यह भी बता दिया गया कि इस प्रस्ताव में संशोधन किया जा सकता है, कि भैया इस प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हमारे अमेरिका से। हमारे संविधान के भाग 3 में ये अंकित है और आर्टिकल है इसके लिए 12 से 35 आर्टिकल। ठीक है, अब बढ़ते हैं। 12वें आर्टिकल में हमारा क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 14 में विधि के समक्ष समता दी गई है। 15 में राज्य मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा, ये हो गया। 16 में रोजगार में अवसर की समानता मिलेगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा। उपाधियों का अंत होगा 18 में। 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता मिलेगी। 21A, ये संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार मिला है। और 23 में मानवीय दुर्व्यवहार, बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके तहत हमारे भी कोई संवैधानिक उपचार, संवैधानिक अधिकार जो है उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें हाई कोर्ट हमारी हेल्प कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। संविधान सुप्रीम कोर्ट 5 रिट और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 232 के तहत आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब ने मूल संविधान को आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल मूल संविधान की आत्मा है? आर्टिकल 32 क्वेश्चन हो गया हमारा। हम इसे टिक करेंगे भैया, आर्टिकल 32 हमारे मूल संविधान की आत्मा है। मूल संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चन। कैसे भी पूछ सकता है, आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। मूल संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसको मूल आत्मा कहते हैं? जो भी है, हो गया। आगे
गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि आर्टिकल 32 प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। दोस्तों, ये एक मतलब आर्टिकल 32 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो लोगों ने बोले हैं ना, वर्ड्स बोले हैं, वो है कि गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि आर्टिकल 32 प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है, और भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा मूल संविधान की आत्मा है। तो ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा? भीमराव अंबेडकर साहब ने। प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर ने। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? 15 आर्टिकल, 16, 19, 29 और 30 में जो अंकित है ना, वही जिन आर्टिकलों में अंकित है वही मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, यानी कि भारतीय नागरिकों को ये तो देखो सारे ही भारतीय नागरिकों को, लेकिन ये तो केवल भारतीय नागरिकों को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा किसी बाहर के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलेंगे जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में अंकित है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, यह कथन किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा आभूषणों से संबंधित भाग है? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा आभूषणों से संबंधित भाग है। देखो, हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, भारी भरकम भरकम, किससे रिलेटेड? संविधान में जो अंकित है। तो वो जो वर्ड्स थे ना, वो आत्मा आभूषण है, संविधान की आत्मा के आभूषण है। उन्हीं की वजह से हमारा प्रस्तावना में जो भी वर्ड डाले गए हैं वो हमारे संविधान को जीवित रखते हैं। तो ये किसने बोला था? ठाकुरदास भार्गव ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायक कार्यों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी है। सुनो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायक कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? न्यायिक पुनरावलोकन हमें कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कोई सा अनुच्छेद विधायक कार्यों की न्यायिक पुनरावलोकन, हम किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखते हैं? तो आर्टिकल 13 हमारा आंसर है। नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं और हमारे संविधान के भाग 4 में ये अंकित है। आर्टिकल 36 से 51 इसके अंतर्गत आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला तो ये कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कौन से भाग में है? तो ये चौथे भाग में है। फिर तीसरा, इसमें आर्टिकल कितने हैं? तो 36 से 51 आर्टिकल है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, हम हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 38 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो व किसी प्रकार के असमानता ना हो। दोस्तों, अनुच्छेद 38 राज्य से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो व किसी प्रकार की असमानता ना हो। ये हमारा 38 कह रहा है। 39 क्या कह रहा है? कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना कर सकता है। हमारे राजस्थान में काफ़ी ग्राम पंचायतें हैं, वो अनुच्छेद 40 के तहत है। 41वां कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है। 42वां कहता है कि कार्यस्थल पर न्याय संगत व मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 43वां है निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योग होंगे। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता होगी। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण व आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 46वां कहता है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा होनी चाहिए। 47 कहता है कि राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, मादक पेय पर प्रतिबंध। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आए गए आर्टिकल्स और उनके तहत किए गए तत्वदान है। नेक्स्ट है 48 कहता है कृषि और पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग होएगा और गौवध निषेध है।
49वां कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना होगा। 50 कहता है राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। 51 कहता है विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। नोट दोस्तों, अब ये नोट देख लेते हैं। देखो यहाँ आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, 36 से 51 है। तो पूछ लेगा भाई अनुच्छेद 42 क्या कहता है, ये बातें कहता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, ये कहता है। नॉर्मली देखो इतनी सारी चीज़ें रटने में तो नहीं आएगी, याद भी कम ही होएगी, तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भैया इसमें क्या बात करिए क्या बात करिए। नीति निर्देशक तत्वों में नीति को चलाने के लिए जो निर्देशन किया गया है ना, वही तत्व हो गए हैं। देखो ग्राम पंचायतें बना लेगा, कुछ दिशाओं में काम शिक्षा लगता है उपलब्ध करवा देगा, न्याय संगत बातें करेगा, मजदूरी दे दो, आचार संहिता नागरिक संहिता दे दो, समान 6 वर्षों के बच्चों को खाना भी खिला दो, अनुसूचित जनता की आर्थिक सहायता भी कर दो, राष्ट्रीय पोषाहार जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य ये सब करो, मादक पेय पर प्रतिबंध लगा दो, कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करो, स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करो, राज्य कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करो। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो इनको थोड़ा थोड़ा देखना होगा और हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ें रट सकते, इतनी चीज़ें रटने में भी नहीं आती, हमें बस आइडिया होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। देखो नोट करके हम पढ़ लेते हैं। नोट में क्या है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। देखो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकलों में जो चीज़ें बोली गई वो हमारे सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। यह भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के समान है। इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखो ये सब बातें आपको नोट में बिल्कुल समझ में कि तत्वों की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। अधिनियम 1935 के तहत उल्लेखित है। इसके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहा है, तत्वों को लागू कर रहा है, राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली देखो कुछ नहीं बोला गया है इन आर्टिकल्स में, यही बोला गया है कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक आर्थिक से सब समानता होगी, ग्राम पंचायत स्थापित कर सकता है, शिक्षा दो, न्याय अच्छा न्याय करो, मजदूरी दे दो, समानता दे दो, मतलब नागरिकता समानता दे दो, बच्चों को खाना पाना खिलाओ, अनुसूचित को आर्थिक सहायता भी कर दो, शिक्षा भी दे दो, पोषाहार जीवन स्तर सब में सुधार करो, स्वास्थ्य में सुधार करो, दारू वारू पे रोक लगाओ, सॉरी फॉर माय वर्ड, पर मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाओ, कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करो, स्मारकों का स्थानों का इनका संरक्षण करो, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों का अलग अलग होना चाहिए, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करनी है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है और ये नॉर्मल तरीके से बता दी भाई, ये हमें निर्देश किया गया, इन सबका पालन करेगा राज्य। अब आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में हमारे 36 से 51 तक आर्टिकल्स थे। तो कुछ आर्टिकल्स थे जो गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है, वो हैं 40, 43, 47, 48। देखो सारे 4 की लाइन वाले हैं, कोई भी 3 की लाइन वाला नहीं है, ना ही 5 की लाइन वाला है। तो 40, 43, 47, 48, 47, 48, 40, 43, 47, 48, 40, 43, 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाए। गांधी जी ने 40, 43, 47, 48 विचारधारा पर नीति निर्देशक तत्वों को दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। इसका मतलब क्या है, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ना विधिक मांग है, ना आर्थिक मांग है, ना आर्थिक मांग है, ये राजनीतिक मांग है आर्थिक अधिकार के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। दोस्तों अब नीति निर्देशक तत्व आया तो लोग अपने अपने वो देंगे ना, व्यूज़ देंगे कि भैया इसको क्या क्या समझते हैं, वो अपने अपने तरीके से उसको समझेंगे, अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसने भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ये किसने कहा, KT शाह ने। दोस्तों इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, ये बात किसने कही, KT शाह ने कह दी। KT शाह ने क्या कहा, फिर 4 ऑप्शंस बनाएंगे, उसमें 4 बोलेंगे, 4 अलग अलग तरीके की बातें बोलेंगे, फिर उसमें से एक बात ये बता दो कि जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है, ये वाला टिक करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था।
नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। अनोखी विशेषता, अनोखी विशेषता की संज्ञा किसने दी थी? हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार एक दूसरे से पूरक है, यह किस वाद में कहा गया था? दोस्तों ये वाद कौन सा था जिसमें ये कहा गया कि मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है और नीति निर्देशकों के साथ? नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है, ये किस वाद में कहा गया? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 किससे रिलेटेड है? नीति निर्देशक तत्वों से। और ये किसको पूरक बताता है एक दूसरे के? नीति निर्देशक तत्व वो मूल अधिकारों को एक दूसरे के पूरक बताता है। हम मूल कर्तव्य देख लेते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में मूल कर्तव्य टोटल है 11। हमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कहाँ से मिले? हमें रूस से मिला है, भाग 4A में और आर्टिकल 51A में। ठीक है, 51A में हमारे मूल कर्तव्य दिए हैं। कितने हैं हमारे मूल कर्तव्य? 11 है। तो 10 ये एक्चुअली संविधान में मूल कर्तव्य थे नहीं, ये अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। तो 10 तो 42 संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर करें, और 86वें जो कॉन्स्टिट्यूट में अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो हमारे मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े हैं अमेंडमेंट के थ्रू। 10 तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के साथ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। ये बात तो हमने बोली थी कि भाई हमारे मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो 51A में ही मौलिक जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 81 है, 36 से 51 है। तो उसमें 51A जोड़ लगा करके मूल कर्तव्य डाले गए हैं, और उसमें वही बात है कि न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, भाई मानो तो मानो, कोई जरूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, तो ये हमारे बाध्यकारी नहीं है। अब राज्यपाल पढ़ लेते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये हमारा 153 कह रहा है। 153 कह रहा है भैया हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। जरूरी नहीं है एक राज्य का एक ही राज्यपाल हो, एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये कब किया? 7वां संविधान संशोधन किया था 1956 में, तब। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। फिर 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति, और वो भी किसकी अनुशंसा पर? केंद्र सरकार की अनुशंसा पर। आगे बढ़ते हैं। 156 कहता है कार्यकाल और पदमुक्ति के बारे में। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करेगा। सामान्यतः ये होएगा, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इसको मैं सही से लिख देती हूँ। हाँ, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 साल तो कर ही लेता है राज्यपाल, अपने एक पद पे बना रह जाता है ना। और अगर उसको त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। अचानक पद मुक्त होने पर राज्य का हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होगा ना, उसको कार्यकाली राज्यपाल बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 157 कहता है योग्यताएं, भाई राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यता है। फिर 158 कहता है राज्यपाल पद के लिए ये शर्तें हैं। और 159 कहता है शपथ ले लो भाई। शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अनुपस्थित है वहाँ तो वरिष्ठ न्यायाधीश वहाँ पे शपथ दिला देगा उसको। आगे बढ़ते हैं। 161 कहता है अनुच्छेद समाधान, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। 167 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधि की जानकारी मांग सकता है। मुख्यमंत्री को बोलेगा भैया तेरा क्या चल रहा है राज्य में, मुझे बता तो सही, तो अपनी जानकारी मांग सकता है। 174 कहता है कि विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्र का अवसान करता है, विधानसभा को भंग करता है, लेकिन सत्र को आहूत नहीं कर सकता, है ना। ये सब चीज़ें राज्यपाल कर सकता है। 175 कहता है कि विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भी भेजता है। 176 कहता है विधानमंडल के विशेष अभिभाषण दे सकता है। 200 कहता है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधायक को आरक्षित करता है।
ये विधायक नहीं, यहाँ पे विधेयक है, विधेयक। ओके, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करता है। 213 अध्यादेश कहता है अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह से 6 सप्ताह हो सकती है और सत्र शुरू होने के पश्चात अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह ही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के संबंध में राज्यपाल को जान लेते हैं। तो राज्यपाल हमारा नोट के थ्रू जानेंगे। राज्यपाल के संबंध में, राजस्थान के संबंध में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले राज्यपाल बने हमारे गुरुमुख निहाल सिंह, ये सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका। ठीक है, अब वर्तमान में राज्यपाल कौन, हमारे कलराज मिश्र जी। राजस्थान में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे बढ़ते हैं, देखो राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 1/6, 1/6 ही मनोनीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को विधेयक पर वीटो शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में है, 200। अभी अभी पढ़ा था ना, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक पर आरक्षित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की राजस्थान के राज्यपाल जी ने प्रकाशित किया था, यहाँ प्रकाशित नहीं है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ठीक है, बर्खास्त कर दिया गया था जिन्हें, वो थे रघुकुल तिलक जी। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य किसका कथन है, सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सोने की चिड़िया में निवास करने वाला सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान राज्यपाल को किसने कहा है, ये थी हमारी सरोजनी नायडू जी। इसी के साथ हमारा मुख्यमंत्री को हमें पढ़ना है, तो मुख्यमंत्री ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री क्या, तो मुख्यमंत्री हमारा 24 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया। यानी कि मुख्यमंत्री जी हमारे देश में जो वर्ड बनाया गया मुख्यमंत्री शब्द और ये जो पद बनाया गया, ये 24 जनवरी 1950 को सृजित किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं जिनमें इनके कर्तव्य वगैरह को बताया गया। तो आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने कर्तव्य के निर्वहन में सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री, यहाँ से हमने बात निकाल ली कि मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है, मंत्री परिषद का, और वो किसकी सहायता के लिए है, मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता के लिए। आर्टिकल कौन सा कहता है, 163 आर्टिकल नंबर 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल देखो मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, क्वेश्चन बन गया, तो हमारा राज्यपाल करता है। तो किसकी सलाह पे करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे। कौन से आर्टिकल में ये बात बोली गई है, अनुच्छेद 164 में ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, क्वेश्चन बन गया ना, नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की राज्यपाल ही करेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ साथ मंत्रिपरिषद का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सलाह किसकी लेगा, मुख्यमंत्री की। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार करेगा। दोस्तों मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देगा राज्यपाल, सबसे पहले तो नियुक्ति राज्यपाल कर देगा। फिर जो उसके मुख्यमंत्री में मंत्री परिषद में जो मंत्री चाहिए उनका जो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो हमने यहाँ से देखो कितने मुख्यमंत्री से हमने कितने क्वेश्चंस निकाल लें जो पूछ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री का पद कब सृजित किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एक मंत्री परिषद होगी, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 163 कहता है कि भैया एक मंत्री परिषद होगी राज्य को चलाने के लिए, और उसका कार्यकारी प्रमुख या जो भी प्रमुख होगा वो कौन हो गया, मुख्यमंत्री। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, और मंत्री परिषद किसकी सहायता के लिए होती है, राज्यपाल की सहायता के लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ गया। अब अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करेगा। तो चौथा क्वेश्चन तो यही हो गया कि एक आर्टिकल 164 किस में है, या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल का मंत्री परिषद का गठन करते हैं, कौन से आर्टिकल में, 164 में हो गया। और राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है तो किसकी सलाह लेता है, मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, क्वेश्चन हो गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मुख्यमंत्री नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हो गया। राज्यपाल किसकी अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की
नियुक्ति करता है, तो क्वेश्चन हो गया मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये क्वेश्चन 8 हो गए। यहाँ पे देखो हमने एक स्लाइड से 8 क्वेश्चंस बना लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री की योग्यताएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? भाई मुख्यमंत्री वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष से कम का आयु का होगा और विधानमंडल का सदस्य तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे योग्यताएं सीधी सीधी पूछी जाती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ये सेंटेंस बना के भी पूछ सकता है, ये योग्यताएं है नहीं है, ऐसे करके पूछ लेगा, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री किस चीज़ की शपथ लेता है? पद व गोपनीयता की शपथ लेता है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन सामान्य 5 वर्ष तो मुख्यमंत्री रहता ही रहता है। जब तक उसके पास बहुमत है वो मुख्यमंत्री रहेगा। आप इस बात का तो आपको राजस्थान की राजनीति से पता लग ही रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान होता है। क्वेश्चंस बना लेते हैं यहाँ से कि भैया नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हमारे हीरालाल शास्त्री जी थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? हीरालाल शास्त्री जी थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा ही जाता है, हर क्वेश्चन में करीब करीब पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने ये आज तक नोटिस किया है। राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास जी हमारे निर्वाचित व मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री हैं ये जयनारायण व्यास। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे अब टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री से रिलेटेड सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन से मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कितने साल रहे? 17 वर्ष तक रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। कब से कब तक? 1554 से 1571 के मध्य तक। तो राजस्थान की प्रथम महिला भी जान लेते हैं जो मुख्यमंत्री बनी, हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया जी। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। ये 3 से भी ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी वसुंधरा राजे जी सिर्फ 2 बार बनी है, इस बार आ जाती तो वो भी 3 बार की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान जी। ठीक है, कि हमारे अल्पसंख्यक भी पूछा जाएगा, महिला पूछ ली, 3 से अधिक बार रहने वाले मुख्यमंत्री पूछ लिए, तो अल्पसंख्यक वाले पूछ लेंगे एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। ये बात भी इनके लिए बनती है कि बरकतुल्ला खान जी का जो पद पर रहते हुए निधन हो गया था। या फिर ऐसे पूछ लेगा मुख्यमंत्री कौन से हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तो बरकतुल्ला खान। आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल नेक्स्ट क्या है? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। देखो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 होता है। उसके तहत ये है कि राज्य का विधानमंडल क्या क्या है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिला के राज्य का विधानमंडल होगा। तो हमारे राज्य में जो राज्य विधानमंडल है उसके ये तीनों पार्ट है। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं। किंतु जिन राज्यों में एक सदन है वहाँ विधानमंडल राज्यपाल पर विधानसभा से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, एक ही सदन, मान लो किसी राज्य में एक ही सदन है तो वहाँ पे विधान परिषद नहीं होगी, तो विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे इन दोनों से मिलकर ही विधानमंडल बन जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 159 विधान परिषद के निर्माण में समाप्ति की प्रक्रिया। विधान परिषद आर्टिकल 171 में है, विधानसभा आर्टिकल 170 में है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी तो अधिकतम 500 हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद में न्यूनतम सीटें 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा सीटों का 1/3 भाग होगा। ये यहाँ से पूछा जाता है कि वही विधानसभा में या फिर विधान परिषद में, विधान परिषद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 171 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया हमारा। फिर ठीक है, विधानसभा कौन से? आर्टिकल 170 में, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि विधानसभा के न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 60, अधिकतम कितने होंगे? 500। तो ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 60 है हमारी, और मैक्सिमम कितनी है? 500 है। ठीक है, और फिर विधान परिषद में पूछ लेगा कि भाई न्यूनतम सीटें कितनी है? 40 ही है, और अधिकतम कितनी हो सकती है कि विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनका 1/3 होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा को जान लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में अभी जो चल रही है वर्तमान में वो 15वीं विधानसभा है। इसमें सीटें कितनी हैं टोटल? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कितना है? सीपी जोशी।
विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन से हैं? सीपी जोशी। प्रोटेम स्पीकर कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। विपक्ष के नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए है ना। फिर विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये बहुत, इसमें अपन ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे याद नहीं होगा ना, हम तुक्का लगाएंगे तो तुक्का लगाएंगे, राज्यपाल को दिवा देंगे भाई, विधानसभा अध्यक्ष को देगा और राज्यपाल को देगा, कभी कभी मुख्यमंत्री को भी दिला देते, पर ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। फिर विधानसभा की बैठक करनी है हमें, तो बैठक के लिए न्यूनतम गणपति या कोरम कितनी होगी? एक सदस्य संख्या का 1/10, यानी कि 1/10 लोग होंगे ना, तभी हमारा विधानसभा की बैठक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद के पास कोई विधेयक आ गया, उसको पास करना है या रोकना है, ये डिसाइड कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो कोई विधेयक को कितने अधिक 4 माह के लिए अपने पास रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोकेगी। और विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। क्वेश्चन पढ़ता है कि विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकती है, तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। कितने दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है? 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। 14 दिन के बाद तो इसको देना ही पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ लेते हैं उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में है। तो आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, गांव का 7वां संविधान संशोधन, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। यहाँ पे गांव नहीं है, ये गांव गलत है लिखा हुआ, ये गांव नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहता है। अब संविधान संशोधन करके इन्होंने बोल दिया कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है हाई कोर्ट है ना जो सिर्फ एक ही राज्य का हो, क्या पता 2 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट दे दे। तो ये आर्टिकल 214 में 7वां संविधान संशोधन किया था। अब वर्तमान में राज्य में मतलब देश में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हमारे पास। नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बनाया गया है। देखिए वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है कि टोटल भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25। और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। अब 214 पढ़ लिया, तो 215 आर्टिकल कहता है कि उच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय होगा। 215 कहता है कि उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा। 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता और नियुक्ति और कार्यकाल क्या क्या होगा। तो हमारे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, नियुक्ति और कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? 214 में। तो क्या क्या है? प्रथम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु सीमा तक ही होगा। अब बढ़ते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय को पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या 49 + 1 50 है। टोटल हमारे पास 50 जज हैं अभी, है ना, न्यायाधीश हैं। अब 219 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल और राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाती है। इनको न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? हमारे राज्यपाल जी दिलाएंगे। शपथ कौन से आर्टिकल में? 219 में। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। या कौन सा आर्टिकल मेंशन? 219 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 221 उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा? पेंशन, तो देखो पेंशन के बारे में भी पूछेगा। पेंशन भारत की संचित निधि से देंगे हम हाई कोर्ट के जजों को, ठीक है, लेकिन वेतन तो हमारे राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है। आर्टिकल 221 ये बात कहता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि आर्टिकल 221 किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे राज्य की क्या नाम से वेतन, उच्च न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन से रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये चीज़ पूछेगा कि वेतन न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, या फिर राज्य की आय से। तो क्वेश्चन वहाँ पे आंसर हम टिकेंगे नहीं, संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। फिर पेंशन की पूछेगा, पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के आप लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नॉट रेट, ये रिट है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 6 प्रकार की, जबकि है ना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार की ही जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। प्रथम और वर्तमान तो हमें मुख्य न्यायाधीश का नाम पता होना ही चाहिए। तो कमलकांत वर्मा हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और इस राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है।
और संविधान लागू होने के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? देखो 1949, 47 में हम आज़ाद हो गए, संविधान हमारा लगा था 1950 में। यानी पूछ लिया कि संविधान लागू होने से पहले, होने के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि 49 में तो बना था, 50 में लगा है, तो कैलाश नाथ वाचो, ये भी आंसर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश नाथू वाचो। राजस्थान के मुख्य वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल। बस हमारा हाईकोर्ट खत्म हो गया। इसी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राज्य सूचना आयोग। दोस्तों राज्य सूचना आयोग को हम पढ़ेंगे इसमें, ताकि हमें सब कुछ पता रहे कि क्या है, कैसे कैसे नहीं है। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006 को। किस अधिकार अधिनियम के तहत? 2005 के तहत। इसके संगठन में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और एक 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि 10+1 का ये संगठन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता जी। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। में किसकी सिफारिश पे करता है? एक समिति होती है जिसके सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा का, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। 3 लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा, जिसका राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, वेतन भत्ते केंद्र सरकार देती है। देखो ये राज्य की निकाय है, लेकिन केंद्र सरकार ही इसका निर्धारण करती है कि क्या वेतन भत्ते दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। पूरे साल का ब्यौरा ये किसको देगा? राज्य सरकार को, है ना। सॉरी मैंने केंद्र बोल दिया था, राज्य सरकार को देता है। और राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक और स्वास्थ्य शासी निकाय है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य सूचना आयोग है, फिर ऑप्शन देगा और इसमें एक सही ऑप्शन ये भी रखेगा, तो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया। दूसरा है कि वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है? राज्य सरकार को। 2 क्वेश्चन बन गए। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? 5 और 6 62 और 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश के आधार कौन सी समिति होती है, कौन कौन सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन गए। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 6 क्वेश्चन हो गए। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये 7 क्वेश्चन हो गए। ये संगठन कौन सा है? 10+1 का है, तो 8 क्वेश्चन हो गए। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006 को। 9 क्वेश्चन हो गया। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब आया? कब किसके तहत होती है? राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है ना। तो ये सब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो यहाँ से हमने 10 क्वेश्चन जान लिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य सूचना आयोग से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब RPSC। ठीक है, अब RPSC का देख लेते हैं, स्थापना कब हुई है। RPSC की स्थापना हुई है 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। अनुच्छेद 315 के अनुसार केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर RPSC का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। ये संगठन कितना है? 1+7, यानी कि 1+7। टोटल इसमें 8 सदस्य होते हैं, 1+8। और राज्य सूचना आयोग में कितने होते थे? 11। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की योग्यता, नियुक्ति व कार्यकाल निर्धारित है। और कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 317 कहता है कि पद से हटा दो भाई। पद से कौन हटाएगा? सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के लिए सिर्फ आदेश पर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के। RPSC व वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। और प्रथम कौन थे? अब देखो हम प्रथम, लास्ट और स्थायी तीनों जान लेते हैं। तो प्रथम कौन थे? SK घोष। वर्तमान कौन है? संजय छोत्री है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? SK त्रिपाठी। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर हमें रटे हुए होने चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संवैधानिक निकाय है ना। ठीक है, ये संवैधानिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RPSC है संवैधानिक, वैधानिक, लोकतांत्रिक, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है ना। तो उसमें हमें आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए वर्ड कि भैया संवैधानिक निकाय है हमारा RPSC। अब क्वेश्चन बना लेते हैं RPSC से रिलेटेड।
पहला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। कहाँ हुई? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। फिर कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राजस्थान में एक आयोग होगा, लोक सेवा आयोग? तो आर्टिकल 315 कहता है कि भैया एक लोक सेवा आयोग जरूर होगा, केंद्र और संघ में दोनों में। दोनों का आर्टिकल सेम है, ये आरपीएससी और यूपीएससी दोनों का आर्टिकल सेम है 315। किसकी सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, है ना। ये इस संगठन में कितने लोग होते हैं? टोटल 8 है। संगठन में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, टोटल 8 हो गए। ठीक है। अनुच्छेद 316 के अनुसार योग्यता और नहीं आरपीएससी के अध्यक्ष की योग्यता, नियुक्ति व कार्यकाल कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 316। ठीक है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है। और 300 आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आरपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो आर्टिकल 317 हो गया। राष्ट्रपति हटाएगा, ये बात भी पता है। सदस्य को भी लोकसभा के पद से हटा सकता है। आर्टिकल 317 कहता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। आरपीएससी और वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है? एस सी त्रिपाठी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय श्रोत्री है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है। हमारा आरपीएससी खत्म। अब मानवाधिकार आयोग पे आ जाते हैं। मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा गठन किया गया। आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। यह निकाय एक सांविधिक वैधानिक निकाय है। संरचना एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य यानी कि टोटल 4, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है। नियुक्ति कौन कर सकता है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता होगा। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। प्रथम कौन थी? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है। ये हमारा मानवाधिकार आयोग के लोग हो गए। अब इससे क्वेश्चन बना लेते हैं मानवाधिकार आयोग से। ये तो मैंने जल्दी जल्दी बोला है ताकि आप लोगों को रिवीजन, सबको पता है ये रिवीजन आयोग, रिवीजन ही चल रहा है हमारा, क्योंकि साइड ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्वेश्चंस बना लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, मानवाधिकार आयोग का संरक्षण अधिनियम किस अधिनियम के तहत गठन किया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आयोग का गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1993 को। ये कौन सा निकाय है? सांविधिक और वैधानिक निकाय है। इसमें संरचना में कितने लोग हैं? 4, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। ठीक है। ये उच्च अध्यक्ष कौन हो सकता है? अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर होता है। उस समिति में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को दे देगा। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष 70 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। तो इसी के साथ हमारा मानवाधिकार आयोग खत्म हो गया। अब राज्य निर्वाचन आयोग पे आ जाते हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब है, ये तो पता ही लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, गले से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ना है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग भाग 9 में है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अनुसूची 11 में इसकी 29 विषय है, प्रभावी 24 अप्रैल 1993 से हुआ। पंचायती राज संस्थानों हेतु आर्टिकल 243 के से 243 जेड तक है ना। पंचायती राज राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए? पंचायती राज्यों में चुनाव करवाएगा। आर्टिकल इसमें मेंशन है, अनुच्छेद 243 के में है। और ये संविधान संशोधन 73वें के तहत किया गया, अनुसूची 11 में। आगे बढ़ते हैं। भाग 9 में अब देखो, ग्राम पंचायत होगी तो नगरीय संस्थाओं के लिए भी आर्टिकल होंगे। तो ये 243 से यहाँ पे क्यों देखो 243 ए, ये मैं आपको कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल भाग 9 ने
चौहत्तर संविधान संशोधन किया गया 1994 में। अनुसूची 12 में विषय 18 जोड़े गए और नगरीय संस्थाओं के चुनाव से रिलेटेड आर्टिकल ये रख दिए गए। आर्टिकल 243 से 243 ZG तक, है ना। अनुच्छेद 243 ZA में इसको भाग 9 में जोड़ा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष 65 वर्ष, 5 वर्ष 65 वर्ष। ये संवैधानिक निकाय है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़, वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। कार्य क्या है? पंचायती राज और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना इनका, ठीक है। इसी के साथ हमारा निर्वाचन आयोग समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।